बेटा तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गई। पहला क्लासिफिकेशन शुगर नॉट शुगर का था। ये जो शुगर होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट। तो जितने भी ऑलिगो और मोनोसैकेराइड्स होते हैं ऑल आर स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसैकेराइड टू स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसके शुगर के एग्जांपल्स मैंने लिख दिए जो स्वीट इन टेस्ट होता है। मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। मोनोसैकेराइड्स उस कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ऑलिगोसैकेराइड्स नाम से बताया था जिनके हाइड्रोलिसिस करने पर 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिले। पॉलीसैकेराइड्स वो होता है जिनके हाइड्रोलिसिस करने पर मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिले। अब हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर वो सॉल्यूशन शुगर्स होते हैं जो एल्डिहाइड के टॉलिन्स, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स ऐसी रीजन को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो इनको नहीं रिड्यूस कर पाते उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल जो है वो मेल्टोज है। रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल जो है वो लैक्टोज है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का सबसे अच्छा एग्जांपल है सुक्रोज। विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, बट ये बेसिक डेफिनेशंस यू हैव डन इट, तो आप बेसिकली कर लिया होगा। इरेज कर दूं अब आप बेटा? राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। यहां पहुंच गए आप? बोलिए बेटा। those sugar which can reduce solutions like Phelan, Tollens or Benedict. Solution like Phelings, Tollens or Benedicts. Due to the presence of free aldehydic group. ठीक है? For example, maltose and lactose. RML याद रहेगा ना? RML हॉस्पिटल तो याद रहेगा। रिड्यूसिंग कौन है? मेल्टोज और लैक्टोज। रामलाल याद कर लो। RML रिड्यूसिंग कौन है? मेल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, याद हो गया? चलो अब देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉन रिड्यूसिंग, लिखो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, due to the absence of free aldehyde group, some carbohydrates can't reduce Phelings, Benedicts or Tollens reagent such solutions are known as, या such sugar are non-reducing sugar. Such sugar are non-reducing sugar. For example, sucrose. तो जल्दी से कॉपी करो, नेक्स्ट लिखो। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखो ग्लूकोज, ये कॉपी कर लिया। ग्लूकोज
Next is your glucose. Formula is C6H12O6. कहते हैं most abundant known substance is an aldohexose. What is the meaning of aldohexose? एल्डो का मतलब एल्डिहाइड है, हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन है इसके पास, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन। पहला है बाय बॉइलिंग स्टार्च इन डाइल्यूट एसिड, ठीक है। बेसिकली स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5N, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड्स है। एक स्टार्च एक पॉलीमर होता है, इसकी आपने करनी है हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, टेम्परेचर 393 केल्विन मेंटेन करना है, 2 to 3 atm प्रेशर मेंटेन करना है। आपको यहाँ पे C6H12O6 मिल जाएगा। दिस इज योर ग्लूकोज, ठीक है। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। दूसरा, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, फॉर्मूला C12O11, ठीक है। तो व्हाट यू गेट इज यू गेट C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक जो है आपका ये ग्लूकोज है और ये जो है आपका फ्रक्टोज है, ठीक है। ये जो है ये एल्डोहेक्सोज है और ये जो है आपका कीटोहेक्सोज। मतलब समझ में आ गई होगी बात, एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटो। ये है, ये हमारे पहले प्रिपरेशन है। अच्छा, ये हाइड्रोलिसिस को ब्रेक करने पर इसलिए मिलता है क्योंकि ये सारे जो आपको स्टार्च सुक्रोज ये जो भी मिलता है सब अल्टीमेटली इसी से बना हुआ है, ये है उनके अंदर। बट फर्क क्या होता है, ऐसे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस, इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें ये एक डाइसैकेराइड्स है, तो ये दोनों एक लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं और उस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो उसके थ्रू जुड़े होते हैं, इसलिए जब तोड़ोगे तो इनमें वो ब्रेक हो जाता है। अब हेडिंग डालिएगा, अब लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज आफ्टर पॉपिंग इट अप। कर लिया कॉपी? Now let's do the properties of glucose. ये जो दोनों रिएक्शन है क्या बताता है, HCN से रिएक्ट किया, H पहले सबसे पहले ग्लूकोज में मैंने HI डाला और इसने N-हेक्सेन बना दिया। तो इस रिएक्शन से क्या पता चला, क्योंकि आपको एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि इस ग्लूकोज के अंदर भी सारे के सारे 6 कार्बन जो हैं वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए, उनके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है। सेकेंड, ये दोनों रिएक्शन जो है, अगर आपको याद होगा, ये दोनों रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वही कंपाउंड देता है जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ये देखो, दीज आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। That is C double bond O in glucose. That is, it is either an aldehyde or what? Ketone. या तो एल्डिहाइड है या क्या वो है कीटोन। क्या है, या तो एल्डिहाइड है या क्या है वो कीटोन है, ठीक है। तो ये वहां पे बेसिकली उन्होंने पता किया। अब कंफर्म करने के लिए कि वो एल्डिहाइड है कीटोन है,
इसमें हमने एक और रिएक्शन किया, मैंने उसके अंदर डाला ब्रोमीन वाटर, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट होता है बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर एक से बात बनती नहीं है तो मैंने इसके अंदर टॉलेंस रिएजेंट भी डाल दिया। टॉलेंस के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है, ये भी कैसा एजेंट होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि जब मैंने एल्डिहाइड कीटोन कराया था तो आपको एक बात बताई थी कि कीटोन्स आर क्वाइट डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, क्योंकि जब कीटोन की हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है हमारे को, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्यों पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे जानबूझ के हमने माइल्ड डाला चेक करने के लिए कि भाई ये माइल्ड से ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये माइल्ड से ऑक्सीडाइज हो जा रहा है या हो रहा है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं हो सकता। जब हमने डाला इसके अंदर तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, तब तो होगा ही ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है बेटा। व्हाट इज मैकेनिज्म? ये ऑक्सीडेशन किया, तो व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट? वी आर जस्ट डूइंग ऑक्सीडेशन। हाँ, HI वाला एक स्ट्रेट चेन बना, तोड़ दिया हमने। अच्छा, ये हमने, अब मैंने क्या पता, तो ये क्या करता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या हुई आपकी, यहां से क्या पता चला आपको, बताइए मुझे। हाँ, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप is of whom? Aldehyde. Am I clear to all of you मेरे बच्चे? वो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसका है? एल्डिहाइड का। कंफर्म हुआ यहाँ पे कि उसके अंदर कौन सा ग्रुप है बेटा? कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ उसके बाद अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें जब डेफिनेशन बताया था आपके टीचर ने, तो आपको बोला था कि वो एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी इसके अंदर OH ग्रुप कितने होंगे ये भी तो पता का लगाना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? एसिटिक एनहाइड्राइड डाला। क्या डाला बेटा? तो जब मैंने इसके अंदर एसिटिक, हमारे CBSE में ये इंडिविजुअल रिएक्शंस आ जाते हैं, समझ में आ गया? एक एक रिएक्शन कंप्लीट करना भी आ जाता है और कलेक्टिवली तो आता ही है। अब देखो ये है आपका CHO CHO CH3 4, फिर CH2O CO CH3, यानी इसको कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिडेट। क्या बनाया बेटा? ग्लूकोज पेंटा एसिडेट। पता है ये, अब इसकी सिग्निफिकेंस कौन मुझे बताने जा रहा है? देखो बेटा क्या है, एक सिंपल सी बात है, आपको पता है अगर एक कार्बन पे 2 या उससे ज्यादा OH आते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन ये कंपाउंड प्रॉपर्ली एग्जिस्ट करता है और ये कंपाउंड भी प्रॉपर्ली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो OH ग्रुप थे वो, ये देखो, इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है? द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप at 5 different कार्बन। ठीक है बेटा, इसने बताया कि उसके अंदर 5 OH ग्रुप है, पांचों के पांचों अलग कार्बन मिले। मैंने स्ट्रेट चेन का पता लगा लिया, हमने एल्डिहाइड ग्रुप का पता लगा लिया, हमने 5 OH का पता लगा लिया। अब OH में भी बच्चा कहता है कि सर ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, इसका पता लगाना जरूरी था क्योंकि OH 1 डिग्री कितने थे, 2 डिग्री कितने थे, इसका भी। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके अंदर कॉन्क HNO3 डाल दिया। जब इसके अंदर कॉन्क HNO3 डाला तो उसने ये कंपाउंड बनाया, इसको सैक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने इसको आउट काउंटरएक्ट करने के लिए एक जो आपका ग्लूकोनिक एसिड था उसके अंदर भी ये डाल दिया है, तो कि ये मतलब क्रॉस चेक करने के लिए कि कहीं ये एक ही ऊपर वाला COH तो डैमेज नहीं कर रहा कुछ, तो ऊपर वाला COH को हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया था एल्डिहाइड को,
COH में, और उसके बाद निचले वाला CH2 को देखा कि सिर्फ एक ही अल्कोहल ग्रुप जो था वो ऑक्सीडाइज हो रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप सुनिएगा क्या लॉजिक होता है कि HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नो डाउट, लेकिन वो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ही कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकता है, सेकेंडरी को वो नहीं छेड़ता। तो इससे पता चल गया कि उसके अंदर एक ही OH ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसने क्या इंडिकेट किया, आपको क्या बताया कि उसके अंदर सिर्फ एक ही 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी सारे क्या है उसके अंदर 2 डिग्री अल्कोहल। तो देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं हम लोग। It indicates the presence of 1 degree alcoholic group. Am I clear to all of you? Yes or no? Yes. Hopefully पूरी क्लास को ये रिएक्शन ऑन द स्पॉट याद हो गया होगा। जस्ट यू हैव टाइम, 2 मिनट्स का टाइम है, जल्दी से डन कर लीजिए इसको। just copy it up। हाँ जी, एस्टरिफिकेशन है ना, व्हाट इज इट? इट इज एन एस्टरिफिकेशन बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही कहा, बहुत अच्छे। यहाँ पे एसिड बनता है, बेस की जरूरत, बिल्कुल सही कहा मिलते हैं कि बेस की जरूरत पड़ती है, और वो ऑक्सीडाइज, क्योंकि बेस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे एसिड जो बनता है उसको फॉरवर्ड न्यूट्रलाइज करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर है मेरे बच्चों? यस। Br2 ये बगल लिखा हुआ ना, वो Br2 वाला रिएक्शन यही है ना? डन? कर ले कॉपी। कर ले कॉपी। कर ले कॉपी, मूव ऑन करें। अब बेटा अब आई एम इरेजिंग इट, डोंट वरी। देखो, it represents the relative configuration of the molecules it represents the dextrorotatory and levorotatory of the compound। अब आप बोलोगे what is plus, याद रखिएगा कैपिटल D and कैपिटल L has nothing to do with dextro और levorotatory nature of the compound। उसका कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से, जो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो कुछ और है। डेक्सो और लीवोरोटेटरी का कोई लेना देना नहीं है। ये पोजीशन होती है, हम कैसा कहते हैं कि जैसे हमारा ये ग्रुप है, अगर आपका सेकेंड लास्ट OH, ध्यान रखिएगा, सेकेंड लास्ट OH अगर राइट में है तो इसको हम लोग D बोलते हैं। अगर आपका सेकेंड लास्ट OH लेफ्ट में है तो इसी को आप क्या बोल देंगे बेटा? L बोल। तो अगर हमने ग्लूकोज के आगे D लिखा हुआ है, इसका मतलब जो OH की पोजीशन है वो राइट हैंड साइड में, लास्ट सेकंड लास्ट वाली। तो D और L कॉन्फ़िगरेशन बताता है, और प्लस और माइनस आपको डेक्स्ट्रो या लीवोरोटेटरी नेचर बताता है कंपाउंड का। अब आते हैं तो हम लिखते हैं नॉर्मली स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फाइन। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन छोटा सा आता है,
और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन आया था पेपर में भी, बहुत बार आता है। इनोमरेट, मैं लिख देता हूं पहले, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का हेडिंग, उसी के नीचे सब पार्ट है, लिखिएगा। इनोमरेट द रिएक्शन which was not given by open chain structure of glucose। ठीक है, जैसे यहां पे आया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहां पे वो बात आई थी, तो हमें बताया कि वो कौन से रिएक्शन है जिसको देख के पता चला कि ग्लूकोज के अंदर साइक्लाइजेशन है। पहली बात, फर्स्ट, in spite of having an aldehyde group, एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ग्लूकोज 2,4-DNP के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। और अगर आपको याद हो मेरे बच्चे, 2,4-DNP टेस्ट तो कार्बोनिल का बेसिक टेस्ट होता है। दुनिया का हर कार्बोनिल कंपाउंड जिसके, कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन या कोई भी कंपाउंड जिसका कार्बोनिल ग्रुप है, वो 2,4-DNP डालने पर पीपीटी बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन हमें पता था कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, फिर भी उसने 2,4-DNP टेस्ट नहीं दिया। तो हमें लगा कि ग्लूकोज के पास इतने सारे OH हैं और हमने जो रिएजेंट लिया 2,4-DNP वो भी एक बल्की ग्रुप है, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी, दो न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पा रहे होंगे। फिर हमने क्या किया, ग्लूकोज के 5 OH को ब्लॉक कर दिया और उसको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया, और न्यूक्लियोफाइल जो था वो भी लाइट न्यूक्लियोफाइल लिया जिसको हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। तो हमने सोचा चलो इन दोनों को तो रिएक्ट कर जाना चाहिए, लेकिन जब ऑब्जर्व किया तो लिखा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट does not form oxime। ये बहुत शॉकिंग था हमारा। with whom? with हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये दोनों रिएक्शन क्या बता रही है बेटा? इट इंडिकेट्स the absence of free aldehyde group। तब यहां के बाद मुझे थोड़ा सा लोचा समझ में आया कि हो सकता है कि उसके अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री ना हो, उसके अंदर कोई रिसर्च। मैंने बेटा बोला कि बल्कि खुद OH ग्रुप है, OH खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, 5 OH है आपके पास, किसी और न्यूक्लियोफाइल को लाओगे तो एक रिपल्शन की पॉसिबिलिटीज बनती है। तो वो बोला कि भाई इस वजह से हो सकता है पहला रिएक्शन ना हुआ हो, तो दूसरा उन्होंने ऑल्टरनेट तरीके से करने की कोशिश की, फिर उसमें भी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने 5 OH को ब्लॉक कर दिया पेंटा एसिटेट बना के, और जो न्यूक्लियोफाइल था उसको भी लाइट ले लिया, फिर भी नहीं हुआ। फिर फर्दर रिसर्च हुआ तो ग्लूकोज इट फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। एक का नाम दिया अल्फा ग्लूकोज और एक का नाम दिया आपने बीटा ग्लूकोज। तब पता चला कि ओके, अब ग्लूकोज की सारी प्रॉब्लम जो थी वो इस वजह से है। ये हमारे CBSE में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बेटा CBSE के हिसाब से। तो जल्दी से आप कॉपी कीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं कि ग्लूकोज के कौन से 2 स्ट्रक्चर्स हैं और वो स्ट्रक्चर बनाने कैसे। आप कर लिया कॉपी? ठीक है, तो बेटा पहला है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्ट्रक्चर करने से पहले इनोमरेट द रिएक्शन व्हिच वाज नॉट गिवन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी वो सर्टेन सेट ऑफ रिएक्शन जिसको देख के ये पता चला ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है।
तो हमने पहली बात देखी कि ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बावजूद भी वो जो कार्बोनिल ग्रुप का सबसे बेसिक टेस्ट होता है 2,4-DNB टेस्ट, वो नहीं दे रहा था बेटा। फिर हमें लगा कि ये प्रॉब्लम OH की वजह से हो सकती है, इसलिए हमने इस पांचों OH को ब्लॉक कर लिया और हमने लिया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और हमने उसको हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट करवाना चाहा और चाह के देखा कि क्या प्रोडक्ट बनता है, तो उसने भी ऑक्साइम नहीं बनाया। तो इन दोनों रिएक्शन से कहीं ना कहीं ये क्लू मिलने लग गया हमारे को कि ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है, वो किसी तरह की लिंकेज में इन्वॉल्व है। फिर और ये चीज इसको और बूस्ट मिल गया मेरे इस आइडिया को कि जब हमने और रिसर्च किया तो पता चला कि ग्लूकोज के 2 फॉर्म देखने को मिले हैं। ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक का नाम अल्फा था, दूसरे का नाम बीटा ग्लूकोज था। तो इसी के बेसिस पे अब मैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका दिखाता हूं कि कैसे बनता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। आप देखिए बेटा, तो कॉपी कर लिया बेटा, कर लिया कॉपी। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को समझ में आ गया तो इसको साइक्लिक आराम समझ में आ गया। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आपने सुना होगा मम्मी को कहते हुए भी। तो थर्ड कार्बन, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। थर्ड कार्बन के OH को आपने लेफ्ट रखना है, बाकी सारे OH कहां होंगे बेटा, राइट। ठीक है, बन गया ये आपके ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। थर्ड एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड तो फर्स्ट कार्बन पे होगा ही होगा, और थर्ड कार्बन के OH को छोड़ के बाकी सारे कार्बन के OH कहां है बेटा, राइट में है। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। ये है लोन पेयर, आपको पता है O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने ऐसे कुछ अटैचमेंट शो करने की कोशिश करी, ऐसा कुछ देखा। अरेंज कैसे करता है अपने आप को, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये जो फर्स्ट कार्बन का OH है मैंने इसको राइट में कर दिया है, सेकंड कार्बन का OH राइट में होता ही है, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में होता है, फोर्थ कार्बन का OH राइट में होता है, फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन को हमने जोड़ा है थ्रू अ लिंक जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, और सिक्स कार्बन का तो ये एज इट इज है ही है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आपको क्लियर हुआ। मैं फिर से बताता हूं कि हमने सेकंड और इसको जोड़ा है इसलिए क्योंकि हम एक 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बना सके। कैसा बना सके, 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर। क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, एक थ्योरी था जिसका नाम था बेयर स्ट्रेन थ्योरी, उसमें बताया गया कि साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज वहां पे एंगल इज 120 डिग्री। और ऐसा कहा जाता है कि आप टेट्राहेड्रल के जितने पास होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर उतना स्ट्रेन कम होता है और आपकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो इसलिए हमने इसी से अटैच किया, क्योंकि इससे अटैक करने पर जो रिंग बन रहा था वो 6 मेंबर्ड बन रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ करा क्या है। मैंने इस O को और इस कार्बन को जोड़ दिया मैंने, देखो तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। और इस H को उठा के मैंने कहा भेज दिया O के पास, बन गया। अगर इसी OH को आपने राइट में रखा है, इसी OH को राइट में रखा है तो इसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम हो गया इसका, अल्फा डी। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा ग्लूकोज का। और अब आप बताएंगे, अब आप बोलोगे सर बीटा क्या होता है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन के OH को आपने अगर लेफ्ट में कर दिया तो इसी को मेरे बच्चे क्या कहते हैं, टेल मी व्हाट वी कॉल इट है, जल्दी बताइए। बीटा डी ग्लूकोज। तो और फर्स्ट और फिफ्थ को आपस में जोड़ना है इस तरीके से, ये देखिए बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा एक मिनट, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको क्लियरली एक इंस्ट्रक्शन दिया था, आप नोट्स पे भी फोकस कीजिए। मैंने क्लियरली बता दिया है सेकेंड लास्ट OH इज ऑन राइट हैंड साइड, इट इज डी। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एल। सेकेंड लास्ट OH यहाँ भी राइट में था, यहाँ भी राइट में था, वहां भी राइट में। ये नॉर्मल ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको अल्फा और देखो इन दोनों को, अल्फा और बीटा को, ये देखो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है।
इन दोनों को हम कहते हैं, इन दोनों को एक नाम, बहुत फेमस सा नाम है, इसको कहते हैं एनोमर्स। क्या कहते हैं बेटा? एनोमर्स। इन दोनों को क्या कहते हैं? एनोमर्स। कौन से? अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। अब आप बोलोगे सर व्हाट आर एनोमर्स? एनोमर्स एक ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 2 एक स्पेसिफिक कार्बन के अलोंग कॉन्फ़िगरेशन अलग दिखेगी। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक कार्बन को छोड़ के बाकी सारे कार्बन में आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम नहीं लग रहा। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 जो हो गया वो एनोमेरिक कार्बन हो गया। मतलब एनोमर्स इज अ आइसोमर्स which differs in the configuration about carbon number 1 या carbon number 2 specific carbon। तो कहते हैं isomers which differs in the configuration about specific carbon, that is C1 or C2। Am I clear to all of you? Yes, तो अब पूछिए अल्फा और बीटा क्या कहलाता है? तो अल्फा बीटा को एनोमर्स कहते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने बेसिकली क्या किया, ये कंपाउंड होता है, इसका नाम है पायरन। क्या नाम है? पायरन। तो साइंटिस्ट ने बोला 6 मेंबर्ड कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर भी इसके साथ मैच कर रहा था और उन्होंने बना दिया। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको हावर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? हावर्ड स्ट्रक्चर। कैसे बनाते हैं? बहुत ही आसानी से मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको बहुत ही प्यारा सा गाना याद रखना, अदनाम सामी का, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। सुना ही होगा। लिफ्ट करा दे का मतलब होगा, नहीं, बहुत ही फेमस गाना है। लिफ्ट करा दे मतलब आपको पता ही है कि जो राइट हैंड होता है, ठीक है, वो बेसिकली राइट वाली जो भी चीज राइट में है उसको सभी क्या करेंगे? नीचे रखेंगे, और जो लेफ्ट है उसको सबको अपने ऊपर करना है। तो लिफ्ट, लिफ्ट, समझ रहे हो ना? तो अप करना है आपको। तो जो भी लेफ्ट में है उसको ऊपर करना है, जो भी राइट में है उसको नीचे रखना है। मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी आराम से। ये मेरा कार्बन नंबर 1 था, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। फर्स्ट कार्बन है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज कार्बन नंबर 1। यहाँ पे ये कहाँ है? राइट में है, लेफ्ट में? H। तो राइट वाले को नीचे और ये OH को ऊपर कर दिया। समझ में आया क्यों किया? लेफ्ट में था ना ऊपर, ये OH राइट में है, नीचे कहाँ होगा? नीचे। ये वाला OH कहाँ होगा? बहुत अच्छे। ये वाला OH कहाँ होगा? नीचे। बहुत अच्छे। फिर ये CH2OH आ गया। कोई दिक्कत? इसके स्ट्रक्चर का नाम था अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। क्या नाम है इसका? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रहा है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, ये हमारे बोर्ड में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। इसी तरह क्या हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं मेरे बच्चे? जल्दी बताइए, विदाउट एनी हेजिटेशन। पहले मैं इसका साइक्लिक बना लेता हूं। कल को माइंड में ये भी आ सकता है ना कि सर आपने इसी से अटैचमेंट क्यों किया? क्योंकि यही हमारे से 6 मेंबर रिंग बना रहा था। अब मुझे बताओ, आप बताओ यहाँ पे जल्दी बताओ फास्ट बेटा। which राइट में है तो कहाँ होगा? नीचे। बहुत अच्छे। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर लर्न हो गया? अब देखो, जैसे आपने ये स्ट्रक्चर बनाया तो आपके लिए हावर्ड स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान हो गया। लेकिन ये स्ट्रक्चर आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको ये स्ट्रक्चर ना हो। और इसको स्ट्रक्चर को बनाना बहुत आसान है। ये चीज नंबरिंग कर देना है आपको। कार्बन को मैं वो भी नंबरिंग कर देता हूँ, जल्दी से नंबरिंग करो। 1, then we have 2, then we have 3, it is 4, यहाँ पे 5 और ये 6 है। सिमिलरली यहाँ पे नंबरिंग कर लो। क्या होगा मेरे बच्चे? जल्दी से बताइए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ओ सॉरी, इट इज नॉट अल्फा, सॉरी इट इज बीटा ना, ठीक है ना? ये अल्फा क्या हो जाएगा? नाम बताओ इसका। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। बहुत अच्छा। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा था बेटा। जस्ट टू अवॉइड रिपल्शन, अगर ये नीचे आएगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिपल्शन, तो जस्ट कि वो थोड़ा सा फार अपार्ट हो। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया बेटा, यहाँ पे ग्लूकोज का बेसिक पार्ट खत्म होता है। मोनोसेक्राइड्स हमारे एक ही थे जिनके बारे में आपके एग्जाम्स में आता है। और आई रिक्वेस्ट यू
to give a small mock DPP on Wednesday of this particular topic along with the other chapter tests that we are planning to conduct. ठीक है? Coordination compound का test है. Along with that, you'll give me test. Coordination paper is already prepared. ठीक है? आप ईमानदारी से पेपर दीजिएगा. Along with that, we'll have a test of another topic.